सादर अभिवादन आप सभी का। आज पुनः एक नए टॉपिक को देखा जाएगा। एक ऐसे भूगोलवेत्ता को देखा जाएगा जिसे अप्रत्यक्ष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसे राजनीतिक भूगोल का पिता के रूप में जाना जाता है, जिसे ऐतिहासिक भूदृश्य शब्द का प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है और अन्य विविध भौगोलिक योगदानों के लिए भूगोल जगत में यह प्रसिद्ध हैं। तो आइए देखते हैं इस भूगोलवेत्ता को, जिनका नाम है रैडज़ेल। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैडज़ेल। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु वर्ष 1904 में हुई थी। ये इनका जीवन वृत्त रहा है। इन्होंने भूगोल जगत में अनेक योगदान दिए हैं। आइए क्रमवार देखते हैं कि इनके महत्वपूर्ण, इनके जीवन से संबंधित कार्य कौन कौन से रहे हैं। इन्हें ऐतिहासिक दृश्य भूमि शब्द का जनक कहा जाता है, अर्थात इन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक दृश्य भूमि शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद राजनीतिक भूगोल का जनक और मानव भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है। एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। उस पुस्तक के माध्यम से ही यह माना जाता है कि मानव भूगोल की विस्तृत और व्यवस्थित शुरुआत हुई। एक जगह इन्होंने उल्लेख किया है, जैसा कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा है, उच्च स्तरीय परीक्षाओं में ये कोटेशन आया है, आई ट्रेवल्ड, आई स्केच, आई डिस्क्राइब्ड। मैंने यात्राएं किया, उनका खाका खींचा, उनका एक मानसिक चित्र बनाया और डिस्क्राइब्ड और उसका वर्णन किया। तो यह याद रखने योग्य है। आई ट्रेवल्ड, आई स्केच, आई डिस्क्राइब्ड। ये स्टेटमेंट फ्रेडरिक रैडज़ेल या रैडज़ेल का है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखिए। ट्रेवल्स ऑफ ए नेचुरलिस्ट, एक प्रकृति शास्त्री या प्रकृतिवेत्ता की यात्राएं। दूसरी पुस्तक है भूमध्य सागरीय तट के जीव। तीसरी पुस्तक है चीनी उत्प्रवास। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो 1882 में पब्लिश हुई थी, एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल से संबंधित ये पुस्तक। और एक और पुस्तक इनकी जानी जाती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। आइए कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्यों और योगदानों को देखते हैं। मूलतः यह वातावरण निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। वातावरण निश्चयवाद संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया। वातावरणीय शक्तियों से ये प्रभावित थे। दूसरा, डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित और इसे मानव समाज पर लागू करने का प्रयास किया। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, जैसा कि आप लोगों ने पुराने पुस्तकों में पढ़ा होगा, इस सिद्धांत का क्या मतलब है और उसे मानव समाज पर लागू करने का प्रयास किया। आगे एक कथन के जरिए इसे स्पष्ट किया जाएगा। तीसरा है, राज्य की तुलना इन्होंने जीव से किया है, अर्थात जिस प्रकार से जीवों का विकास होता है उसी प्रकार से राज्यों का भी क्रमिक विकास होते रहना चाहिए। उसी क्रम में इन्होंने बताया कि राज्य को या तो जीव के समान विकसित होना चाहिए या समाप्त हो जाना चाहिए। अर्थात जिस तरह से जीव उत्तरोत्तर विकास करता जाता है, उसका क्रमिक विकास होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, शारीरिक विस्तार होता जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य को विस्तारित होना चाहिए, राज्य को विकसित होते रहना चाहिए और यदि ऐसा राज्य न कर सके तो उसे समाप्त हो जाना चाहिए। यह रैडज़ेल की धारणा थी। चौथा देखिए, वर्ष 1930 के दशक में जर्मन नीति का निर्धारण किया इन्होंने, परिणामतः सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ऐसा माना जाता है कि रैडज़ेल अप्रत्यक्ष रूप से अपने राजनीतिक भूगोल के माध्यम से जर्मनी की विस्तारवादी नीति के प्रेरक के रूप में सामने आए इनडायरेक्टली, और जिसका परिणाम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो कहीं न कहीं यह
विस्तारवादी जर्मन की विस्तारवादी नीति के समर्थक थे और यह चाहते थे कि जर्मनी पूरी दुनिया में एक विस्तृत साम्राज्य की तरफ बढ़े। तो यह जर्मन नीति के निर्धारण के अंतर्गत जाने जाते हैं। अगला है लेवेनस्ट्रॉम की कंसेप्ट के प्रतिपादक। लेवेनस्ट्रॉम ये फेमस रहा है, कई पुस्तकों में, कई परीक्षाओं में ये आया हुआ है। तो लेवेनस्ट्रॉम क्या है? इसे कहते हैं लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस क्या होता है? जीवों के रहने का जो स्थान है, दैट इज लेवेनस्ट्रॉम और लिविंग स्पेस, ये हुआ। इसके बाद अगला है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के समर्थक। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जो श्रेष्ठ होगा वही जीवित रहेगा। यह धारणा कहीं न कहीं संपूर्ण विश्व में आज भी देखने को मिलती है। जो श्रेष्ठ है, जो योग्य है, जो सबल है, जो सामर्थ्यवान है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, आज भी समाज उसी को पूछता है, आज भी समाज उसे जानता है, उसे याद रखता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं कही जा सकती है, क्योंकि आज दुनिया में ऐतिहासिक काल से लेकर के अब तक कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो अपने विचारों के कारण, जो अपने क्रांतिकारी कार्यों के कारण व अन्य उपलब्धियों के कारण जाने जाते हैं, किंतु रैडजेल ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता को महत्व दिया। इसके बाद मानव और उसके विकास हेतु उत्तरदायी कारक। इन्होंने मानव समाज और उसके विकास के लिए 3 घटकों को उत्तरदायी माना। पहला है लेज, यह परीक्षाओं में आता है, प्रश्न पत्रों में मैंने देखा है, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। लेज, लेज का अर्थ होता है भारतीय इंग्लिश में सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? अन्य मानव समूहों के संदर्भ में जो स्थिति है वह सिचुएशन या लेज के रूप में जानी जाती है। इसके बाद दूसरा है रोम। रोम को बोलते हैं स्पेस या क्षेत्र, अर्थात यह मध्यवर्ती या सीमावर्ती क्षेत्र होता है रैडजेल के अनुसार। और तीसरा है राहमेन। राहमेन का अर्थ होता है लिमिट्स भारतीय इंग्लिश में, जिसकी हिंदी होगी सीमाएं। मानव समुदाय सीमा में ही विकसित होते हैं, अर्थात जो मानव समूह है वो उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनके अपने दायरे होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वैचारिक दृष्टिकोण से हो। इस बात को राहमेन के रूप में या लिमिट्स के रूप में रैडजेल ने बताने का प्रयास किया। इसके बाद इन्होंने वातावरणीय प्रभाव का भी उल्लेख किया। वातावरण के प्रभाव को इन्होंने 3-4 रूपों में बताया। यहाँ 4 रूपों में देखा जाए। पहला, शारीरिक लक्षणों वाले प्रभाव। वातावरण का प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, जैसा कि विगत चैप्टर में क्रिकेट टीम का उल्लेख किया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम दोनों के अगर रंग रूप को देखा जाए तो कहीं न कहीं वातावरणीय शक्तियों के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव अर्थात वैचारिक प्रभाव भी वातावरणीय शक्तियों के पड़ते हैं। जैसे यदि कोई जंगल में पैदा हुआ, कोई जनजाति यदि जंगल में पैदा हुई तो निश्चित रूप से उसकी प्रवृत्ति शिकारी होगी, उसके जो थॉट्स होंगे, उसके जो विचार होंगे वो कहीं न कहीं उसके वातावरण, जंगली वातावरण से प्रभावित होंगे। और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति शहर में पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं वो कहीं न कहीं उसके परिवेश के अनुसार होंगे। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव वातावरण का वैचारिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। जिस प्रकार का वातावरण होगा वहाँ का समाज उस तरह का होगा, वहाँ की सामाजिक गतिविधियाँ उस तरह की होंगी। उदाहरण के लिए अगर मुंबई को शामिल किया जाए तो निश्चित रूप से मुंबई की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ का जो सामाजिक परिवेश है वह किसी ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वह ग्रामीण एक्टिविटीज से बिल्कुल डिफरेंट है होंगी। अर्थात आर्थिक व सामाजिक प्रभाव, वातावरण का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों में सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज का ज़्यादा प्रभाव होता है, वहीं अगर देखा जाए तो गाँव में प्राथमिक क्रियाकलापों की बहुतायत होती है, तो कहीं न कहीं इसमें वातावरण का प्रभाव होता है। वितरण एवं गतिशीलता निर्धारण संबंधी प्रभाव। जनसंख्या के वितरण पर वातावरण का प्रभाव होता है, जनसंख्या की गतिशीलता पर भी वातावरणीय शक्तियों का प्रभाव होता है। तो यही यहाँ इन्होंने बताया कि वितरण और गतिशीलता निर्धारण संबंधी प्रभाव भी वातावरण से जुड़े हुए होते हैं। मानव समुदाय के विश्व वितरण के लिए इन्होंने 2 प्रकार के क्षेत्र बताए।
ये यहाँ ध्यान देने योग्य है। इक्यूमनी और नॉन इक्यूमनी का संदर्भ क्या है? यह विश्व वितरण, जनसंख्या के विश्व वितरण से संदर्भित रैडजेल के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है। ये पहला देखिए, एक्यूमनी आबाद क्षेत्र, दुनिया के जो आबाद क्षेत्र हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, जहाँ जनसंख्या बसी हुई है, उसको इन्होंने एक्यूमनी अर्थात आबाद क्षेत्र का नाम दिया। और दूसरा, ऐसे स्थान जो निर्जन प्राय है, जहाँ जनसंख्या शून्य है, जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, उसको इन्होंने नॉन इक्यूमनी या निर्जन प्राय क्षेत्र के रूप में बताया। एक और तीसरे प्रकार को इन्होंने बताया जो पुस्तकों में कहीं कहीं आता है, ये परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है। और पोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, आबाद दुनिया की सीमा पर बिखरे हुए मानव समुदाय की चौकियां, अर्थात विश्व सभ्यता की चौकियां। विश्व सभ्यता की चौकियां क्या है? जो आबाद दुनिया है, उस आबाद दुनिया या जहाँ जनसंख्या बसी हुई है, उस बसे हुए भूभाग के जो किनारे के भाग हैं, जो सीमावर्ती भाग हैं, उस भाग पर जो बिखरी हुई मानव जनसंख्या का समूह है, इसे उन्होंने आउटपोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन या मानव सभ्यता की चौकियां की संज्ञा दिया। तो ये 3 शब्द परीक्षोपयोगी। इसके बाद राज्य संबंधित संकल्पना भी इन्होंने दिया। ये संकल्पना यहाँ देखिए, पहला है संगठित भूभाग एवं प्राकृतिक सीमाएं, अर्थात जो राज्य होता है उसकी अपनी एक निश्चित सीमा होती है और उस निश्चित सीमा के साथ उसकी कुछ प्राकृतिक सीमाएं भी होती हैं। कभी कभी ये सीमाएं राजनीतिक सीमाओं का अनुसरण करती हैं और कभी कभी प्राकृतिक सीमाओं का अनुसरण करती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर दशा में इस तरह का हो। तो राज्य का संगठित भूभाग होता है और उसकी प्राकृतिक सीमाएं होती है रैडजेल के अनुसार। इसके बाद दूसरा है आवासित जनसंख्या या जनसंख्या बसाव, अर्थात जो राज्य होता है उस राज्य में जनसंख्या का होना आवश्यक है। उस भूभाग में जनसंख्या बसाव के रूप में पाई जाती है, जनसंख्या आवासित रूप में पाई जाती है, अर्थात राज्य की संकल्पना के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है जनसंख्या का बसाव। इसके बाद तीसरा है, जो आप देखिए इसके माध्यम से इनकी विस्तारवादी धारणा का पता चलता है, पड़ोसी देशों की ओर विस्तार एक आवश्यक घटना है, अर्थात दुनिया के तमाम देश, इनके अनुसार दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी देशों की तरफ विस्तार करना चाहते हैं, पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं, पड़ोसी क्षेत्रों की ओर दबदबा बनाना चाहते हैं, उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और आगे इन्होंने कहा है कि विस्तार तब तक होते रहना चाहिए जब तक प्रभावी प्रतिरोध उत्पन्न न हो जाए, अर्थात जब तक विस्तारवादी नीति का कोई पुरजोर विरोध न करे, अर्थात सामने आकर खड़ा ना हो जाए, उसे रोक न दे, तब तक इसका विस्तार होते रहना चाहिए। जैसा कि आपने चीन के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि चीन जो है लगातार निरंतर अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। वह कभी सागरीय परिक्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है तो कभी पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं, वहाँ वर्तमान में अधिकांश भूभाग पर उसकी निगाह है। इसी प्रकार से भारत के अरुणाचल प्रदेश को कभी कभी वो अपना हिस्सा बताता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल के कुछ भूभाग को उसने अपना हिस्सा बताया। तो यह इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं जो राज्य हैं या जो देश हैं उनकी विस्तारवादी नीतियां हमेशा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार की बातें हैं। दुनिया के कुछ देश बहुत शांत प्रिय हैं, उनका जो क्षेत्रफल है, उनकी जो परिधि है, वो उसी में अपना सामान्य प्रशासन संचालित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक रैडजेल के जीवन के महत्वपूर्ण कार्य और उनके योगदानों को देखा गया। धन्यवाद।